Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is Universal Law of Gravitation. Law of Gravitation for class 9th. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया, ये आप सभी जानते हैं। न्यूटन की एप्पल वाली स्टोरी भी आप सभी जानते हैं अच्छे से। लेकिन इस लॉ को अच्छे से समझने के लिए हम पहले सेंट्रीपेटल फोर्स को समझेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? तो बचपन में आप सभी ने एक गेम खेला होगा, या आजकल के बच्चे तो मोबाइल में बिजी ज़्यादा रहने लगे हैं, लेकिन बचपन में पहले बच्चे एक गेम खेलते थे ना। एक पत्थर का टुकड़ा लिया उन्होंने, स्टोन लिया, उसको थ्रेड से टाई किया और फिर उसको ऐसे करके घुमाते थे हाथ से, थोड़ी सी दूर से उस थ्रेड को पकड़ के और उसको इस तरह से हाथ से घुमाते थे। तो वो जो पत्थर का टुकड़ा है, स्टोन, वो एक सर्कुलर मोशन करता था और वो कहाँ से उसको फोर्स मिलता था? यहाँ से घुमा रहे हैं आप, यहाँ से हाथ से पकड़ के, तो ये हाथ से जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है वो उसका सेंटर पॉइंट होता था और वो चारों तरफ ऐसे धागे के चारों तरफ घूमता था, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि ये मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा घूम रहा है, हाथ से घुमा रहे हैं और ये सेंटर पॉइंट है और ये थ्रेड से बंधा हुआ है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन आप मोशन वाले चैप्टर के साथ स्टडी कर चुके हैं, तो उसमें आपको अच्छे से पता है कि सर्कुलर मोशन के टाइम पर एवरी मोमेंट में, हर समय जो है वो मोशन करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है, इसीलिए उसके एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है, ठीक है। इतनी बात आप समझते हैं। तो अगर आप एकदम से घुमाना छोड़ दें पत्थर को, तो क्या होगा कि वो जिस पॉइंट पर होगा वहीं से बिल्कुल सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जिस तरह का सर्कुलर मोशन हो रहा है उस पत्थर में, उसको जो फोर्स है वो सेंटर से प्रोवाइड हो रहा है, यानी सेंटर की तरफ जो है फोर्स, उसका फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है। मींस जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है इसको घुमाने के लिए, वो सेंटर की तरफ जो है वो उसका डायरेक्शन रहता है, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स होता है। इस तरह के फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल मींस सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ, जो कि सेंटर को खोजता है हमेशा। तो इस तरह से इस तरह का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर, तो ये बताया गया, न्यूटन ने ये बताया कि इसी तरह का जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो अर्थ पर सन से लगता है, जिससे कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रेवोल्यूशन करती है। ऐसे ही अर्थ से इस तरह का सेंट्रीपेटल फोर्स किस पर लगता है? मून पर लगता है, और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है यही रेस्पॉन्सिबल होता है एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से एक अट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है अर्थ से मून पर और सन से अर्थ पर, इसीलिए ये जो है, या सन से जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं उन सभी पर। तो इसी वजह से वो सारे एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट मीन्स हो गया ना ये सर्कुलर पथ, इस ऑर्बिट में ही चारों तरफ जो है सन के चक्कर लगाते हैं। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होगा। ये सेंट्रीपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और बात करती हूँ यहाँ पर। एप्पल वाली स्टोरी आप सभी को पता है कि न्यूटन ने एप्पल को जमीन पर गिरते हुए देखा और फिर उसके बाद उन्होंने अपना डिस्कवरी शुरू की, इन्वेंशन किए कई, और उसके बाद जाकर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो जो अर्थ है वो एक अट्रैक्शन फोर्स से एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, जिसको आप ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एप्पल अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रहा, या क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच सकता है? तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ लिए है ना न्यूटन वाले, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ बिल्कुल खींच सकता है। कैसे खींच सकता है? कि भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जिस फोर्स से, जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचेगी, तो वो एक्शन फोर्स हो गया, और रिएक्शन फोर्स में एप्पल भी उतने ही फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। लेकिन आपने वहां पर एक चीज और समझी थी कि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करते हैं, जिनके मासेस भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनका एक्सेलरेशन भी अलग अलग रहता है। तो इसीलिए एप्पल जो है उसका
मास कम है तो उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा है, और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है एप्पल की तुलना में, तो उस पर एक्सीलरेशन पता ही नहीं चलता, नेग्लेजिबल हो जाता है। इतनी बात यहाँ से समझ में आ रही है ना। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। अगर इसको हम इस तरह से लिखें F अपॉन ए इक्वल टू एम, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि m इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। इस कंडीशन को देख के पता चल रहा है ना। तो यानी कि क्या है कि अगर मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा, और मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो ये जो एप्पल जो है अर्थ की तरफ खिंचा आ रहा है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी इसको सपोर्ट करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि एप्पल भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ को अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ से आपको समझ में आई ना। तो इन सारे फैक्ट्स पर को कैलकुलेट करके जो है वो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने बताया कि सिर्फ अर्थ ही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो सभी एक दूसरे को एक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन फोर्स को कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object attracts other object with a force which is directly proportional to the masses of two objects and inversely proportional to the distance between them. According to universal law of gravitation, एक कंडीशन मानते हैं कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास जिनके मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं इनके बीच की, ये सेंटर टू सेंटर होती है, यानी सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक D हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो मास है उनके मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये कंडीशन 1 या इक्वेशन 1 हो गई। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। क्या था ना, सेकेंड कंडीशन थी कि अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये था ना। तो ये हो गई कंडीशन 2। अब आपको पता है कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन कर दें तो क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m/d²। अब F इक्वल टू m/d² में ये प्रोपोर्शनल लगा है, इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m/d² आता है। ये G जो है वो कांस्टेंट टू प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये जो G है, अगर G की फॉर्म में इस फॉर्मूला को हम लिख लें तो क्या आएगा, G इक्वल टू F/d²/m। ये G जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसको G की फॉर्म में इस फॉर्मूला को हमने लिख लिया तो देखिए G इक्वल टू F/d²/m आ रहा है, यानी कि 2 मासेस m1 m2 भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ। तो इसकी SI यूनिट भी देख लेते हैं, F की न्यूटन और D की मीटर स्क्वायर, D डिस्टेंस है ना इसलिए D की मीटर स्क्वायर अपॉन m है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो यही होती है SI यूनिट कैपिटल G की, एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको जो है हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने G की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई है सेंसिटिव बैलेंस से। तो G की वैल्यू उन्होंने जो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताई है वो है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करते हैं तो हम इसको 6.7 इस तरह से ले लेते हैं, 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम स्क्वायर, यही यूज की जाती है न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशन लॉ है, तो इस फॉर्मूला को, इससे जो फॉर्मूला आपको पता चला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। एम और एम यहाँ ये डिनोट करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का मास और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास। डी यानी कि उन दोनों के फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, और यहाँ डी स्क्वायर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूला में रख के आप पता कर सकते हैं। देखिए, इस फॉर्मूला को हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर आपको अर्थ और मून का मास पता है, जो कि साइंटिस्ट ने पता करके रखा हुआ, आपकी बुक्स में जरूर दिया गया होगा, तो अगर आप यहाँ मून और अर्थ का मास लगाएंगे और उन दोनों के बीच की दूरी भी साइंटिस्ट ने पता करके दी हुई है हमें, जो कि बुक्स में दी जाती है, आपको इस चैप्टर में दी गई होगी, हर किसी की टेक्स्ट बुक में होगी, तो उनके बीच की दूरी यहाँ पर रखेंगे और जी की वैल्यू जो मैंने अभी बताई है ना, ये रखेंगे इस फॉर्मूला में। तो आपको और कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अर्थ और मून एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने और अपने फ्रेंड के बीच कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं अगर, तो आप दोनों का जो मास है उसको रखिए और अपनी सेंटर पॉइंट से दूरी रखिए। सेंटर पॉइंट आपका और आपके फ्रेंड्स का क्या होगा, अगर आप एक दूसरे के साइड बाई साइड बैठे हुए हैं तो योर नेवल टू योर फ्रेंड्स नेवल, आप इंच टेप से या फिर मीटर रॉड से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस से आप एक दूसरे पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो आप ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखिए, थोड़ा फन रहेगा आपके लिए। तो इतनी बात यहाँ से आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात और कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर जो है वो डिपेंड होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स डेफिनेटली घटेगा, और अगर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इसमें यहाँ क्योंकि डी स्क्वायर यूज हो रहा है ना, यहाँ से फॉर्मूला से देखिए एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर है। तो अगर डिस्टेंस जो है मान लीजिए 2 गुनी बढ़ती है, डिस्टेंस 2 गुनी बढ़ती है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उनके बीच सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि मासेस तो दोनों के फिक्स रहेंगे, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रही है, जी की वैल्यू भी फिक्स होती है, तो फोर्स पर उसका क्या असर पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इस तरह से पूछा जाता है कि अगर डिस्टेंस दुगनी कर दें, तिगुनी कर दें, चौगुनी कर दें, 5 गुनी कर दें, यानी 5 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम बढ़ा दें डिस्टेंस को, तो फोर्स कितना रिड्यूस होगा। तो यहाँ से कोई कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझ लीजिए। अगर फोर्स दुगना हो रहा है, मान लीजिए 1 मीटर है, फोर्स जो है 1 मीटर है, तो फोर्स दुगना, सॉरी मान लीजिए डिस्टेंस 1 मीटर है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की, और डिस्टेंस 2 गुनी हो रही है, यानी कि 2 मीटर हो रही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा अब फॉर्मूला, डिस्टेंस 1/2 इंटू 2 होगा, 1 इंटू 1 की जगह 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 इंटू 2, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/4, यानी कि अगर दुगनी हो रही है डिस्टेंस तो जो फोर्स है वो 1/4 टाइम रिड्यूस होगा। इसी तरह अगर तिगुनी हो रही है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए आप, 3 3 जा 9, यानी 1/9 टाइम रिड्यूस होगा। चौगुनी हो रही है तो 1/16 टाइम रिड्यूस होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स। ऐसी 5 गुनी हो रही है तो 1/25 टाइम, 6 गुनी हो रही है तो 1/36 टाइम फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो रिड्यूस होगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस इतनी बात आप यहाँ से अगर समझ लेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। 2 गुनी हो रही है यानी 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, 3 गुनी हो रही है 1/9 टाइम रिड्यूस हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये चीज अगर आप यहाँ से ध्यान रखते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि नेचुरल फिनोमेना है वो इनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह की फिनोमेनास को, जैसे कि अर्थ जो है हम पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है या आसपास की चीजों पर जितना भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है उसको ये बताता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्यों हम अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और हमारा मास
अर्थ के तुलना अगर करें, हम कंपैरिजन करें तो हमारा मास नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम लोग अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम अर्थ पर फिक्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ये इस तरह की फिनोमेना होती है ना कि अर्थ सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों सर्कुलेट होते हैं, या अर्थ के अराउंड मून क्यों सर्कुलेट होता है या रिवॉल्व करता है, तो इस तरह की फिनोमेना का ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है ये। या फिर जो टाइड्स होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड्स होते हैं ना, जो सी में ओशन में आते हैं, या हिंदी में उनको ज्वार भाटा बोलते हैं, तो उस तरह की फिनोमेना भी, क्योंकि वो ज्वार भाटा जो है वो सन और मून अर्थ को जिस फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो हाई टाइड और लो टाइड्स होते हैं, जो कि एसएसटी में आपको डिटेल में उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, आई थिंक आपको आज अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ से अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।